दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। हिंदुस्तान की राजनीति में यात्राओं का इतिहास बड़ा लंबा रहा है, बड़ा रोचक रहा है और यात्राओं के सहारे, राजनेताओं की यात्रा के सहारे इस देश में सियासत की फिजा बदलने की जो कवायद है वो हर दशक में कम से कम एक बार तो जरूर ही चलती रही है। खासकर 1980 के बाद देखें तो 1983 में जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने पदयात्रा की, कन्याकुमारी से राजघाट तक। उस पदयात्रा का इतिहास कुछ और होता यदि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का त्रासद अंत नहीं हुआ होता। उसके बाद 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा निकाली। यात्रा के रथ का पहिया बिहार के समस्तीपुर में भले ही पंक्चर हो गया, आडवाणी भले ही गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं चुनाव दर चुनाव परवान चढ़ती चली गई और आज जो भारतीय जनता पार्टी दिखती है उस भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद रखने का काम लाल कृष्ण आडवाणी की 90 की यात्रा हो, 1992 की यात्रा हो या 1997 की जनसुराज की स्वराज यात्रा हो, इन सब यात्राओं ने किया था। उसके बाद आधुनिक दौर में देखें, नई सदी में देखें तो जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार से चप्पा चप्पा यात्रा करके छान मारा, पैदल चलते हुए छान मारा, उसने आंध्र प्रदेश की सियासत में चंद्रबाबू नायडू की सियासत को, उनकी सत्ता को चुनाव में खत्म करने का जो काम किया वो जगन मोहन रेड्डी ने किया। जगन मोहन रेड्डी की यात्रा, उनकी पदयात्रा सियासत को नए सिरे से गढ़ने में वहां पर अपनी भूमिका निभाती दिखी। दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा को भला कौन भूल सकता है, जब 2018 के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा ने किस प्रकार से बीजेपी के हिंदुत्व से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के मामा ब्रांड पर, शिवराज सिंह चौहान के मामा ब्रांड को इस कदर चोट पहुंचाई कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की जगह कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ काबिज हो गए। सत्ता बचा नहीं सके, बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हारी, ये बात भी सच है। लेकिन अब यात्राओं का क्रम और यात्राओं का सिलसिला आगे बढ़ाने की कवायद राहुल गांधी ने थाम ली है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 2 राज्य उनकी पार्टी ने जीते, दक्षिण भारत का किला इंडिया अलायंस के लिए मजबूत कर दिया। कर्नाटक और तेलंगाना, भारत के 2 बड़े आईटी हब बेंगलोर और हैदराबाद और कैश रिच स्टेट कांग्रेस पार्टी के हाथ आ गए। चुनावी सूखा जो 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सामने दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के संसाधनों का मुकाबला करने के लायक कांग्रेस के पास संसाधन नहीं है। लेकिन आज संसाधन भी है तो सत्ता भी है। भले ही हिंदी भाषी 2 राज्यों की सत्ता, छत्तीसगढ़ की सत्ता हो या फिर राजस्थान की सत्ता, वो सत्ता भले ही चली गई हो, लेकिन सियासत को बचाए रखने लायक वोट भी, भारतीय जनता पार्टी के एक छत्र लोकसभा चुनाव में जीत के उस प्रतिशत को कम करने लायक बड़ी संख्या में वोट भी कांग्रेस पार्टी को इन्हीं चुनावी राज्यों में मिले हैं जिन चुनावी राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई है। आज वही भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में अब दूसरे चरण की शुरुआत कर रही है। मणिपुर से इसकी शुरुआत हो गई है। तमाम कांग्रेसी जमे हुए थे। इंडिया अलायंस की संभावनाओं को पंख लगाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने जिस प्रकार से उस मणिपुर से चुनावी वर्ष में राम मंदिर का माहौल बनाने वाले दौर में इस देश की उस दुखती रग पर, जिस दुखती रग को लेकर मानवता भी शर्मसार हो रही थी, पूरी दुनिया में भारत की भद पिट रही थी और सत्ता में बैठे हुए लोग मणिपुर का म बोलने के लिए जब तैयार नहीं थे, उस दौर में मणिपुर राहुल गांधी तब भी गए थे। और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत के तौर पर यदि मणिपुर को चुना गया है तो इसकी सियासी मायने को उस दौर में और ज्यादा गहरे रूप से समझने की जरूरत है कि मणिपुर से यात्रा निकलकर और मणिपुर के साथ एक आध और पूर्वोत्तर के राज्यों से होते हुए जब पूर्वोत्तर के सबसे बड़े क्षत्रप हेमंता विश्व शर्मा के राज्य में भारतीय जनता पार्टी के बड़े गढ़ों में से एक माने जाने वाले असम में जब ये यात्रा प्रवेश करेगी तो सीधी टकराहट उस हेमंत विश्व शर्मा से होगी जो कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। सीधी टकराहट भारतीय जनता पार्टी के उस क्षत्रप से होगी
जो जिग्नेश मेवानी जैसे दलित नेता को उठाकर उनकी पुलिस लेकर के चली गई थी, लंबे समय तक उन्हें हवालात में काटने पड़े थे, तो पवन खेड़ा को हवालात जाने से जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत ने बचाया था, अन्यथा वो भी असम के हवालात में पहुंच चुके होते। लेकिन अब सियासत को हवालात में पहुंचाने की कोई कवायद, खासकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बस मणिपुर से होते हुए अगले कुछ दिनों में असम में प्रवेश करेगी। उसके बाद सियासत का चाल चरित्र और चेहरा, और 22 जनवरी के बाद राम मंदिर की खुमारी उतरने के बाद जब जनता अपने मुद्दों पर आती हुई दिखेगी, चाहे वो मुद्दा अग्निवीर का हो, 4 साल वाली बहाली का, चाहे वो मुद्दा बेरोजगारी का हो, चाहे वो मुद्दा चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी से लेकर हो, और चाहे वो मुद्दा बेरोजगारी महंगाई से आगे बढ़कर किसानों की एमएसपी गारंटी का हो। और इन सब के बीच मुद्दा जब ओल्ड पेंशन स्कीम तक आएगा तो अलग अलग क्षेत्रीय अस्मिताएं भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी सियासत को कहीं ना कहीं तार तार करने की भूमिका में अपनी भूमिका में निभाती हुई दिखेगी। आखिर भगवान राम कब तक बचा पाएंगे? बजरंग बली तो कर्नाटक बचा नहीं पाए, भगवान राम उत्तर भारत बचा लेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। उस दौर में यह कहना बड़ा मुश्किल है जिस दौर में सियासत का चाल चरित्र और चेहरा, सियासत के मुद्दे जब एक नेता के इर्द गिर्द ही गढ़े जाने की कवायद हो, तो उस नेता के इर्द गिर्द जब मुद्दे गढ़े जा रहे हो तो सामने से जिस प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप किए जाने की, राजनीतिक चुनौती की संभावना बन रही हो, तो उस चुनौती का सामना करने के लिए कहीं ना कहीं जनता के बीच भी विमर्श का दौर चलना शुरू हो जाता है। और विमर्श का दौर जब जनता के बीच चलेगा तो जनता के अलग अलग सेक्शन के मुद्दे, दलित चेतना के मुद्दे, आदिवासी चेतना के मुद्दे, ओबीसी चेतना के मुद्दे, जाति जनगणना का मुद्दा, आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा, और इन सब से आगे बढ़कर इस देश में गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखने की कवायद यदि ब्रह्मपुत्र के इलाके से शुरू होकर अरब सागर तक पहुंचाने की कवायद है, यात्रा के मुंबई तक जाने की कवायद है, तो उस कवायद के दौर में जरा ये भी देख लीजिए कि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़कर नहीं गए हैं कि मिलिंद देवड़ा को कांग्रेस पार्टी में कोई सम्मान नहीं मिल रहा था, बल्कि मिलिंद देवड़ा इसलिए छोड़कर गए हैं कि कांग्रेस पार्टी जो ग्रैंड अलायंस बनाती हुई दिख रही है, उस ग्रैंड अलायंस में मिलिंद देवड़ा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है। 2024 के चुनाव में कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में भला मिलिंद देवड़ा के जाने से कांग्रेस पार्टी की सियासत पर क्या फर्क पड़ता है, इंडिया अलायंस की सियासत पर क्या फर्क पड़ता है? जितना फर्क पड़ना था वो फर्क पड़ चुका, और अब बात फर्क से आगे की है। अब बात उसकी है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और दार्जिलिंग के इलाके से जब यात्रा निकलकर झारखंड और बिहार पहुंचेगी और उसके बाद ये यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी, छत्तीसगढ़ के बाद ये यात्रा एक बार फिर बिहार होते हुए जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और मुगल सराय से लेकर के बरेली तक, और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ों को नापते हुए जब मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी, तो ध्यान रखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका भी होगा, तो इसमें जतीन प्रसाद का इलाका भी होगा। और इन सब कांग्रेस छोड़कर भागने वाले लोगों की जो कवायद है, उस कवायद के ऊपर, उस चुनावी हिंदुत्व की बिसात के ऊपर जब लड़ाई विचारधारा की होगी, और विचारधारा की लड़ाई में जब रोजगार मुद्दा बनेगा, महंगाई मुद्दा बनेगी, अलग अलग सामाजिक चेतना मुद्दा बनती हुई दिखेगी, तो उन मुद्दों के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उस चुनावी हिंदुत्व की काट के तौर पर चुनावी साल में सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आएगी, जिसे मुद्दा बनाने की जद्दोजहद एक दौर में राहुल गांधी ने चौकीदार शब्द के ऊपर प्रहार करके जरूर किया था, लेकिन नैरेटिव नहीं बना पाए थे। आज राहुल गांधी नैरेटिव सेट करने की भूमिका में है। आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन नैरेटिव को लेकर आगे चलने की भूमिका में है, और आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात के लिए मजबूर है कि जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाए, जो मुद्दे नीतीश कुमार उठाए, जो मुद्दे इंडिया अलायंस उठाए, जो मुद्दे मल्लिकार्जुन खड़गे उठाए, इन सारे मुद्दों के सहारे, इन सारे मुद्दों को एक तरफ रख करके सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर चलना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी दोधारी तलवार हो सकती है, जिस दोधारी तलवार पर चलना, उस दोधारी तलवार पर चलना कम से कम भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करेगी।
उस दौर में तो निश्चित तौर पर पसंद नहीं करेगी जिस दौर में दक्षिण भारत उसके हाथ से जा चुका है, तो पूर्वी भारत भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कहीं से है नहीं। दक्षिण और पूरब का किला भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग बंद हो चला है। महाराष्ट्र का जनमत भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य में प्रवेश देने लायक माहौल बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के सहारे ये गाड़ी कहां तक चलेगी? वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी भी इंडिया गठबंधन में है, और उस दौर में जब मायावती के भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने या उनको हिस्सा बनाने की कवायद एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर पहुंची है जिसके बारे में तमाम मजबूत संकेत बसपा से ही नहीं मिल रहे, बल्कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे भी देते हुए दिख रहे हैं। कई लोग ये तर्क देंगे कि सियासत अंक गणित से ज्यादा सियासत केमिस्ट्री पर चलती है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अंक गणित पर चलती तो उत्तर प्रदेश में 2019 का बुआ बबुआ अलायंस कामयाब होता। अंक गणित पर चलती तो 2017 में उत्तर प्रदेश को वाकई यूपी को यह साथ पसंद है का नारा पसंद आता। लेकिन अब जो कमियां 17 और 19 में थी, मुद्दों के साथ जोड़कर नैरेटिव तय करने की, अब उस कमियों के ऊपर इंडिया गठबंधन ने अपनी तरफ से मिट्टी डालने की कवायद शुरू कर दी है। अपनी तरफ से उन कमियों पर काबू पाने की एक नई रवायत को आगे बढ़ाते हुए इंडिया गठबंधन दिख रहा है। लेकिन सवाल घूम फिर करके एक बार फिर वही आ जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावी सियासत में इतनी कच्ची खिलाड़ी है? क्या भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी से जो माहौल बन रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रास्ते में जितने राज्य आएंगे, क्या उन राज्यों में अपनी कवायद यूं ही छोड़ देगी? क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तैयार करने की कोशिश में लगे हुए लोग अपने एजेंडे से बाज आएंगे? निश्चित तौर पर नहीं आएंगे। नूह और मेवात की घटना इस बात की तस्दीक करती है कि नैरेटिव बनाने की कवायद जरूर हुई, लेकिन उस नैरेटिव के ऊपर किसान आंदोलन और महिला पहलवान आंदोलन ने जो नैरेटिव पहले से सेट कर रखा था, उस नैरेटिव ने सांप्रदायिकता के नैरेटिव को हरियाणा में जगह नहीं दी। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो सुरक्षित किला माना जाता था, दोनों बार से 4-4 सीटें बीजेपी जीत रही है, वहां भी जगह नहीं मिली। तो क्या सियासत की पनाहगार, भाजपा की सियासत की पनाहगार जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश बने हुए हैं, क्या इन 5 राज्यों में भी झटका लगेगा? राजस्थान को छोड़कर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी उन तमाम राज्यों में जा रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की दमदार उपस्थिति है, और उस दमदार उपस्थिति के लिए राहुल गांधी का होना उतना ही मायने रखता है जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी का होना मायने रखता है। दिक्कत यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल की उपलब्धियों के बखान के साथ उस मुद्दे के साथ चुनाव में जाने का साहस नहीं है। अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास शायद शब्दों की कमी है, लिहाजा उनके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहे राम मंदिर का क्रेडिट लेने के सिवा कोई चुनावी रास्ता नहीं बचता है। राहुल गांधी ने संघर्ष की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी को 52 से 152 तक ले जाने की कवायद में हाथ लगाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 303 पर है, और 200 का आंकड़ा कैसे बचा रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आरएसएस, इन सब के लिए आज की तारीख में मुद्दा यही है कि क्या 70 पार के लोगों का टिकट काट दिया जाए तो सियासत में 200 का आंकड़ा छूना इतना आसान रह जाएगा? क्या बिहार के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में भ्रम नहीं फैलाया जाए तो क्या बिहार में खाता खुलने की भी गुंजाइश बचती है क्या? और राजनीतिक तौर पर जागरूक बिहार क्या किसी भ्रम के आस के सहारे, जब राम मंदिर के नैरेटिव के सहारे 1991 की राम लहर में जब बिहार बीजेपी के साथ खड़ा नहीं हुआ, तो क्या नरेंद्र मोदी के दौर में बिहार भाजपा के साथ खड़ा हो जाएगा? वो भी उस दौर में जब लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों इंडिया गठबंधन में है, कांग्रेस और वाम दलों की ताकत उनके साथ है। नौकरियां देने के मामले में बिहार सरकार ने जिस प्रकार से पहल की है, उस पहल के बाद क्या उसकी अनदेखी करना, जितनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार में रोजगार मिला है, क्या उसकी अनदेखी करना भाजपा के लिए आसान रह जाएगा? सवाल यही है कि मुद्दा एक तरफ चुनावी हिंदुत्व है तो दूसरी तरफ जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, और मुद्दों की सियासत के बीच
जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी निकल रहे हैं तो यकीनन ये बाजी पलटने की दिशा में सबसे बड़ा शुरुआती कदम है। लेकिन बात घूम फिर कर यही आती है कि राहुल गांधी तो बाजी पलट देंगे, बाजी पलटने का वो इरादा रखते हैं, लेकिन इसकी पूर्व शर्त यही है कि कांग्रेस पार्टी बाजी पलटने की उस पूरी प्रक्रिया में अपने नेता के साथ, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ चुनावी रूप से किस हद तक तारतम्य बिठा पाती है। देखते हैं किस हद तक तारतम्य बिठा पाती है, हमें भी इसका इंतजार रहेगा। और जो भी कुछ राजनीतिक घटनाक्रम होगा उन सब की ताजा खबरों से, ताजा विश्लेषण से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।